हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो हमारी सीरीज चल रही थी कॉम्प्लेक्स नंबर की और उसका ये एपिसोड 11 है। इस एपिसोड में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन एंड हम लोग देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस एक क्वेश्चन के जरिए। तो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, if Z1, Z2 and Z3 are the vertices of equilateral triangle and Z0 is a circumcenter, ना ये circumcenter है इस ट्राइंगल की, then we have to prove the following conditions, ये हमें प्रूव करनी है। तो इसको हम लोग एक बार प्रूव करते हैं एंड देन यू हैव टू रिमेंबर दिस एज ए रिजल्ट। तुम लोगों को याद करना है एज अ रिजल्ट। तो यहाँ पे हम जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा वैसा हम लोग कर लेते हैं। हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, लेट्स वी मेक ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये कुछ हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा जिसमें साइड्स जो है वो इक्वल हो जाएगी। ये अगर साइड लेंथ ए है तो ये भी ए हो जाएगी एंड ये भी ए हो जाएगी और इसमें एवरी एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा। तो ये तीनों एंगल 60 डिग्री बना दिए एंड अब यहाँ पे इनके जो वर्टाइसिस है उनके नेम दे देते हैं, जैसे ये Z1 और ये Z2 एंड ये Z3, ये हमने नाम दे दिए, है ना। तो अगर इसको गौर से देखें तो क्या हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन यूज़ कर सकते हैं क्या, है ना। थोड़ा सा सोचे कि कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन यूज़ कर सकते हैं क्या हम लोग। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन यूज़ करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है। रिक्वायरमेंट ये होती है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन में आप लोगों को ऐसे तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी हो, जैसे Z1, Z2 एंड यहाँ पे जैसे ये Z3 और बीच में इनके एंगल दे रखा हो। तो हम लोग यहाँ पे रोटेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे Z1 को रोटेट किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू Z3 और एट द एंगल ऑफ अल्फा, तब हमें जाके Z2 मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल रहे थे ना कि Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z2, ऐसा कुछ बोल रहे थे ना, माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा ना। अगर ये इक्वल है तो इनको हटा दो, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हटा दो। तो ये हमने रिजल्ट पिछली क्लास में देखा था। अच्छा, इस रिजल्ट का हम लोग क्या यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा सोचते हैं एक बार, है ना। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। या नाउ इट्स फाइन। अगर हम लोग यहाँ पे गौर से देखें ना, जैसे ये हमारी Z1 है ना और ये Z3 है। अगर हम लोग गौर से देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा, अगर मैं Z3 को Z1 के रिस्पेक्ट में एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री रोटेट कर दूं तो हमें Z2 मिल जाएगा, है ना। Z3 को Z1 के रिस्पेक्ट में एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री अगर मैं रोटेट कर दूं तो हमें Z2 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो रोटेशन का कॉन्सेप्ट है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 3, ये हम लोग बोल सकते हैं। ये इक्वेशन हमारी 1 बन गई। अच्छा, फिर अगर मैं थोड़ा सा और देखूँ ना, यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ Z1, Z2 एंड Z3 है और इसमें कोई इमेजनरी पार्ट नहीं है ना। Z1, Z2, Z3 में इमेजनरी पार्ट है, बट यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में ऐसे देखने से खुली आंखों से हमें कोई भी इमेजनरी पार्ट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इक्वेशन किसी और नंबर के इक्वल आ जाए, जैसे यहाँ पे कुछ किसी और एक्सप्रेशन के इक्वल आ जाए, तो हम लोग ऐसा जनरेट करके ला सकते हैं, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे और सोचे ना, जैसे यहाँ पे Z2 को ले लो और Z1 को
रोटेट कर दो आप लोग, है ना, 60 डिग्री पे, तो हमें Z3 मिल जाएगा। अगर Z1 को Z2 की रिस्पेक्ट में 60 डिग्री एंगल पे रोटेट किया तो Z3 मिल जाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 इट्स ऑल्सो इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 3। अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है ना, ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ पे अगर हम लोग गौर से देखें तो इधर इसके राइट साइड में भी ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 3, ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 3। इसका मतलब है कि ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल है, ये वाला और ये वाला। तो हम लोग इसको इक्वेट करवा देते हैं, सो जस्ट इक्वेट करवा देते हैं। तो हमें दे रखा था Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2। ये हमें देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करवाए और यहाँ से या फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते, तो ये हमारे पास में निकल के आएगा Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, बट यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर, और इधर हमारे पास में देखने को मिल जाएगा Z3 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z1। अगर इसका स्क्वायर खोले तो हमें देखने को मिलेगा माइनस का Z1 स्क्वायर माइनस का Z2 स्क्वायर प्लस का 2Z1 इंटू Z2 विच इज़ इक्वल टू Z3 स्क्वायर, है ना, Z3 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये Z3 स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस Z1 इंटू Z3, तो ये Z1 इंटू Z3, फिर Z2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये दे देगा माइनस का Z2 इंटू Z3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमें दे देगा प्लस का Z1 इंटू Z2। अच्छा, अब सभी को एक साइड में अरेंज करें तो हमें देखने को मिलेगा, अगर मैं इन सभी को उस साइड लेके जाऊं तो हमें देखने को मिलेगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर माइनस का Z1 इंटू Z2 माइनस का Z2 इंटू Z3 माइनस का Z3 इंटू Z1 इज इक्वल टू 0। ये हमें देखने को मिलेगा, और ये है ना, ये जो एक्सप्रेशन प्रूफ करना था, इनको गौर से देखो तो ये सेम ही है, तो हम लोगों ने ये चीज़ प्रूफ कर दी। अब आप लोग इसको है ना एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हो कि अगर कोई भी एक आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है जिसके जो वर्टाइसिस है Z1 Z2 एंड Z3 है, तो उसमें ये कंडीशन ऑलवेज फॉलो होगी, ये कंडीशन जो है ये ऑलवेज फॉलो होगी। इसको आप लोग एज अ रिजल्ट याद रख लो तो अच्छी बात है, क्योंकि इसका कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप लोग बहुत सिंपल तरीके से सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इसको मैं एक बार इरेज कर लेता हूँ ताकि हम लोग दूसरे वाला क्वेश्चन भी कर लें। यस, और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगर Z नोट जो है वो एक सरकम सेंटर है तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये किसके इक्वल होगा। उससे पहले हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं, अगर मैं इसमें से Z1 Z2 ये जो भी है दो दो के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इनको एक साइड लेके जाऊँ और इसके और एक साइड रहने दूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1। ये भी हम लोग याद रख सकते हैं ना? तो इसका शायद यहाँ पे यूज़ हो जाए। तो हमें एक सरकम सेंटर दे रखा है Z नोट पे, देन वी हैव टू प्रूव
कि Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर जो है वो 3Z0 के इक्वल आएगा, ये हमें प्रूव करना है ना। तो अगर हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे पास में सरकम सेंटर एंड सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर वगैरह सारे जो है इक्वल रहते हैं, है ना। तो अभी तक हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है सेंट्रोइड वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं आया है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में सेंट्रोइड जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है, अगर वर्टाइसेस किसी भी ट्राइंगल के Z1 Z2 एंड Z3 दे रखे हो तो सेंट्रोइड निकालने के लिए हम लोग सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3, जो ये जो क्वांटिटी निकल के आती है ये हमारे पास में सेंट्रोइड निकल के आती है। तो हमें सरकम सेंटर दे रखा है Z0 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड हमारे पास में होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3। सो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ये हमें मिल जाएगा 3Z0 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अगर दोनों साइड स्क्योर कर दे इनके तो यहाँ पे हमारे पास में 9Z0 स्क्योर आ जाएगा और इधर आ जाएगा Z1 का स्क्योर प्लस Z2 का स्क्योर प्लस Z3 का स्क्योर माइनस का प्लस का 2 Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1, ये आ जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग गौर से यहाँ पे देखें तो Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1, इनकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का। तो इस पूरे की जगह अगर मैंने ये वाली क्वांटिटी लिख दी Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे एक तो Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर दे रखा है और इसमें 2 प्लस और हो जाएंगे, तो हमारे पास में ये निकल के आएगा टोटल 3Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर एंड Z3 का स्क्वायर, ये हमारे पास में ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 9Z0 स्क्वायर। अगर इनको एक दूसरे से काटोगे तो ये मिल जाएगा 3Z0 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये भी एक दूसरा रिजल्ट रहता है जिसको आप लोग एज ए रिजल्ट याद रख सकते हो। अगर आप लोगों को एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा हो तो उस केस में आप लोग ये 2 रिजल्ट है इनका यूज़ कर सकते हो अच्छा खासा, और कुछ नए नए फंडा वगैरह क्रिएट कर सकते हो, है ना। सो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रखा है Z1 Z2 एंड Z3 आर दी वर्टाइसेस ऑफ आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल ABC विद राइट एंगल एट C। मतलब इस आइसोस्केलस ट्राइंगल दे रखा है ABC जिसके वर्टाइसेस है Z1 Z2 एंड Z3, और इसमें जो राइट एंगल है वो C पे है, देन वी हैव टू शो दैट Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2Z1 माइनस Z3 Z3 माइनस Z2, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है वो हम कर लेते हैं कि भाई C जो है उस पर राइट एंगल है, तो यहाँ पे हम लोग राइट एंगल बना देते हैं, ये हमें C पे देखने को मिल रहा है और बाकी ये दोनों साइड सेम रहेगी। तो ये हमारे पास में कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये अगर A है तो उसको मैं B बोल देता हूँ, तो ये C हो जाएगा। और A का जो वर्टाइसिस है वो हमें दे रखा है Z1, B का जो है वो Z2 है एंड जो C का है वो Z3 है। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि क्लियर होगा। अच्छा, अगर हम लोग थोड़ा सा सोचें कि क्या हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं क्या। कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन में व्हाट वी नीड अ 3 वर्टाइसेस एंड एंगल बिटवीन दोज 3, है ना। मतलब जो 2 लाइन्स है उनके बीच में एंगल चाहिए और 2 लाइन्स के जो वर्टाइसेस है या फिर एंड पॉइंट्स है वो हमें चाहिए। तो ये जैसे 2 लाइन्स है, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, इनके एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, इसका भी दे रखा है Z2, इसका दे रखा है Z1 और इसका दे रखा है Z3, और इनके बीच में एंगल दे रखा है 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं Z1 को Z3 के रिस्पेक्ट में रोटेट कर दूँ 90 डिग्री पे तो हमें Z2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि Z2 माइनस Z3 अपॉन Z3 सॉरी
Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू ई टू दी पावर आयोटा, यहाँ पे जो एंगल है वो रख देते हैं π/2। अब ये दोनों लेंथ सेम होगी तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अच्छा, ये हमें पता है कि ई टू दी पावर आयोटा π/2 जो रहता है वो हमारा आयोटा रहता है। तो एक बार इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमें मिल जाएगा Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू आयोटा इंटू Z1 माइनस Z3। अच्छा, अगर हम लोग गौर से देखें इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन में हमें कहीं भी आयोटा देखने को नहीं मिल रहा है, तो आयोटा हम लोग कैसे हटा सकते हैं? स्क्योर करके। यहाँ पे दूसरी बात ये कि यहाँ पे हमें स्क्योर देखने को मिल रहा है, तो स्क्योर कब आएगा? जब हम लोग स्क्योर करेंगे तब यहाँ पे आयोटा भी हट जाएगा और हमें स्क्योर भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग दोनों साइड स्क्योर करें तो ये हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। अच्छा, आयोटा का स्क्योर -1 होता है और इसका स्क्योर करेंगे तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये हमारे पास में निकल के आएगा Z2 स्क्योर प्लस Z3 स्क्योर माइनस का 2 Z2 इंटू Z3 विच इज़ इक्वल टू, ये आयोटा का स्क्योर -1 होता है, माइनस अब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिल जाएगा Z1 का स्क्योर माइनस के Z3 का स्क्योर और प्लस का 2 Z1 इंटू Z3। ये हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? आई होप कि क्लियर ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पे हमारे पास में लेफ्ट साइड में जो है वो Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर बन रहा है। अच्छा, Z2 तो यहाँ पे है, अगर Z1 को मैं इधर लेके जाऊँ तो ये हमारे पास में कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 का स्क्वायर। अगर Z1 इंटू Z2 है तो उसको भी इधर लेके आ जाते हैं, नहीं है तो थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, बाकी वाले सारे को एक साइड लेके जाते हैं। ये हमें देखने को मिल जाएगा माइनस का Z3 स्क्वायर और ये माइनस का Z3 इधर आएगा तो ये माइनस का 2Z3 स्क्वायर हो जाएगा और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2Z2 इंटू Z3 और प्लस का 2Z1 इंटू Z3। अच्छा, हमें यहाँ पे Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर चाहिए, तो Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर हमें पता है कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 इंटू Z2। अगर मैं माइनस का 2Z1 इंटू Z2 जो है दोनों साइड इक्वेशन में ऐड कर दूं तो हमें कुछ ये सिनेरियो ऐसा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे तो ये हमारे पास में बन गया Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, और इधर देखें गौर से तो हमारे पास में कॉमन आ रहा है माइनस का 2 कॉमन आ रहा है। अगर हमने 2 को कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा हमारे पास में, इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ सही से, Z2 इंटू Z3 माइनस का Z3 का होल स्क्वायर फिर प्लस का Z1 इंटू Z3 माइनस का Z1 इंटू Z2। ये हमें देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इन दोनों में से मैं Z3 कॉमन ले सकता हूँ और इन दोनों में से मैं Z1 कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा 2, यहाँ से Z3 कॉमन आया तो ये अंदर बच जाएगा Z2 माइनस Z3 फिर प्लस, अगर Z1 कॉमन लिया तो ये हमारे पास में देखने को मिल जाएगा Z3 माइनस का Z2। ये सिनेरियो देखने को मिल जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा और भी फर्दर लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास में Z3 जो है एज इट इज़ रहेगा और ये बन जाएगा हमारे पास में Z2 माइनस Z3, और अगर मैंने माइनस का 1 भी कॉमन लिया तो ये माइनस का Z1 हो जाएगा, ये हमारे पास में निकल के आएगा Z2 माइनस Z3। ठीक है। अच्छा, हमें जो चाहिए वो नहीं मिला यहाँ पे, कोई नहीं, हम माइनस में मल्टीप्लाई करवा देंगे लास्ट में। अच्छा, अब इन दोनों में से Z2 माइनस Z3 में जो कॉमन ले सकता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा जा रहा है। तो ये हमारे पास में 2 तो बाहर है, अंदर अगर Z2 माइनस Z3 कॉमन लिया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एंड जो दूसरे वाला बच जाएंगे वो एक तो Z3 माइनस Z1, ये ऐसा सिनेरियो बन जाएगा। अच्छा, इसमें से अगर मैं Z3 हमें आगे लेना है, इसमें से मैं माइनस का कॉमन ले लूँ बाहर इसमें से, तो ये हमारे पास में ऐसा हो जाएगा Z1 माइनस का Z3। ठीक है, और अगर इसमें से माइनस का कॉमन बाहर लूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा Z3 माइनस का Z2 इंटू 2, और ये किसके इक्वल था? ये हमारा Z1 माइनस Z2 के होल स्क्वायर के इक्वल ये वैल्यू निकल के आ गई। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, मतलब ये चीज़ जो है वो इक्वल आ जाएगी। अच्छा, यहाँ तक जो थे क्वेश्चंस थे ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन रहता है
ये हमारे लिए जेई एडवांस के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, और इसमें से कई बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप लोग बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक और मैं अगर बात करूं, जैसे हमारे पास में Z1, Z2, Z3 एंड Z4 जो है वर्टाइसिस है किसके, एक आप लोग कुछ भी मान लो, ABCD एक ABCD की वर्टाइसिस है ना, ऐसा मान लो। और अगर आप लोग यहाँ पे फिर अगर AB ऐसे पैरेलल हो CD के, और ABCD के अगर ये वर्टाइसिस है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख भी लेते हैं एक बार ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे ये A है तो इसका वर्टाइसिस है Z1, और ये अगर B है तो इसका वर्टाइसिस है Z2, और ये अगर C है तो इसका वर्टाइसिस है Z3, और ये अगर D है तो इसका वर्टाइसिस है Z4, है ना। तो अगर AB पैरेलल है CD के, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि Z1 माइनस का Z2 अपॉन में Z4 माइनस का Z3 जो है ये प्योरली रियल होगा, है ना। ये भी एक रिजल्ट है, इसको आप लोग याद रख सकते हो या फिर कॉपी में नोट्स बना सकते हो। ये हमारे पास में प्योरली रियल होगा। अच्छा, अगर AB परपेंडिकुलर है CD के, तब हमें देखने को मिलता है Z1 माइनस Z2 अपॉन Z4 माइनस का Z3 जो है ये हमारे पास में प्योरली इमेजनरी निकल के आता है, प्योरली इमेजनरी। ये दो और अच्छे खासे आप लोगों के लिए रिजल्ट है जिनको आप लोग याद रख सकते हो। सो ये हमारा जो था ऑल अबाउट दी कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन के बारे में था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वेक्टर, अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में हमें रिक्वायरमेंट होती है एक तो डायरेक्शन की, दूसरा मैग्नीट्यूड की। अगर हम लोग किसी क्वांटिटी के पास में मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, देन दैट क्वांटिटी विल बी अ वेक्टर, है ना, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा ध्यान से समझे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐसा रिप्रेजेंट किया था कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आर्गेंट प्लेन में ऐसे आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ये अगर हमारे पास में ऐसा आर्गेंट प्लेन है तो इसमें हम लोग z को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो लेंथ है ये हमारे पास में मैग्नीट्यूड होती है मोड ऑफ z, और ये जो एंगल है ये थीटा रहता है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगा के यहाँ पे ये समझे तो ये जो थीटा है ये हमें क्या शो कर रहा है, थीटा हमें डायरेक्शन शो कर रहा है किसकी, z की, कि भाई जो x एक्सिस है उसके पॉजिटिव से थीटा एंगल बना रहा है z, है ना। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है ना। तो ये एक डायरेक्शन हो गई ना कि भाई इतने एंगल पे ये z यहाँ पे है, मतलब इतने एंगल पे है, इतने एंगल पे बहुत सारे z देखने को मिलेंगे। अच्छा, फिर इस z को फिक्स करने के लिए हम लोगों ने क्या बोल दिया कि इतने एंगल पे इतनी लेंथ की या फिर इतने मैग्नीट्यूड पे z जो है वो आपका प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास में डायरेक्शन भी देखने को मिल गई एंड मैग्नीट्यूड भी देखने को मिल गया। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए वेक्टर भी ट्रीट कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ, जैसे अगर ये वेक्टर ए बी है, जैसे यहाँ पे ए और बी है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये जो वेक्टर है ये हमारे पास में ए बी वेक्टर है ना। तो ए बी वेक्टर हमारे पास में निकल के आ जाता है z, है ना। और मोड ऑफ ए बी वेक्टर ये हमारे पास में निकल के आ जाता है मोड ऑफ z। हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं z को। अब यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लॉज जो है वो फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये अगर हमारे पास में z1 है और ये z2 है, ठीक, पैरेललोग्राम लॉज वगैरह, तो हम लोग इस z1 को ऐसे पैरेलली ऐसे मूव करवा सकते हैं इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। हम लोग ऐसा z1 को ऐसे मूव करवा सकते हैं, है ना। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हमारे पास में z1 जो है या फिर z जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस डायरेक्शन में है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐसे पैरेलली मूव करवा सकते हैं इस डायरेक्शन में, जैसे ऊपर नीचे ऐसे पैरेलली मूव करवा सकते हैं। अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऊपर मूव करवाना है तो हम लोग इसको ऐसे ऊपर भी रख सकते हैं, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगी, है ना। जैसे वेक्टर को हम लोग मूव करवाते थे वैसे हम लोग इसको मूव करवा सकते हैं। तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे ये हमारे पास में z1 है और ये हमारे पास में z2 है,
तो हम लोग Z1 को ऐसे मूव करवा सकते हैं पैरेलली, ये भी हमारे पास में Z1 आ जाएगा, और Z2 को ऐसे मूव करवा सकते हैं तो ये हमारे पास में Z2 आ जाएगा, Z2। और बीच में अगर ये समथिंग है जैसे दे रखा हो कि बीच में ये यहाँ पे एक पॉइंट ले लो ए और यहाँ पे ले लो O, तो ए ओ जो है वो हमारे पास में निकल के आ जाएगी Z1 प्लस का Z2, है ना, ये निकल के आ जाएगी, है ना, AO। यहाँ पे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया, वेक्टर का। तो वेक्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और वेक्टर के कॉन्सेप्ट एंड जो हमारे पास में रहता है कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, इनका जो कॉम्बो होता है वो डेडली होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। इनके साथ साथ अगर मैट्राइसिस एंड डिटरमिनेंट का कॉम्बो बन जाए तो वो भी डेडली होता है। इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे बनते हैं अगर जेई एडवांस लेवल के देखे जाए तो हम आप लोगों को ये याद रखना ज़रूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होती है उसको आप लोग एज ए वेक्टर भी ट्रीट कर सकते हो। वेक्टर में जितने भी आप लोग लो लगाते हो या जितने भी आप लोग ऐसे उल्टे सीधे काम करते हो वेक्टर में, वो आप लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर साथ की कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में। इसके कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन है जिनको हम लोग करेंगे कुछ टाइम बाद। 2-3 मेरे पास क्वेश्चन है जिनको अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं हुआ है। जैसे ही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो जाएगा उसके बाद में हम लोग इस पर 2-3 क्वेश्चन अच्छे खासे वो कर लेंगे। और ये जो वेक्टर ऑफ रोटेशन है इस पर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका जेई एडवांस 2008 में आया था। बस ये दिखने में बड़ा भयानक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें इस क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को ये पता है कि आप लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको वेक्टर के जैसे भी ट्रीट कर सकते हो तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये वेक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रोटेशन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों के कॉम्बो से है, 2008 का है, जेई एडवांस का है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं, ए पार्टिकल P स्टार्ट फ्रॉम Z नोट 1 + 2 आयोटा। सबसे पहले तो हम लोग एक आर्गन प्लेन बना लेते हैं, ये आर्गन प्लेन बना लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं। एक पार्टिकल है P जो स्टार्ट हो रहा है पॉइंट Z नोट से। Z नोट कहाँ पे है, 1,2 पे, है ना। जैसे 1 यहाँ पे x पे चाहिए रियल एक्सिस पे, 2 जो है वो यहाँ पे चाहिए। तो सपोज यहाँ पे आ गया 1,2, ये हमारे पास में है Z नोट, है ना। यहाँ से स्टार्ट होता है पार्टिकल P, जहाँ पे आयोटा हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। इट मूव्स फर्स्ट हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, हॉरिजॉन्टली कौन सी लाइन होती है, ये वाली। अच्छा, इस लाइन पे ये आपका ऐसे भी मूव कर सकता है और ऐसे भी मूव कर सकता है। इसने बोला है अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे फ्रॉम ओरिजिन का मतलब ये ओरिजिन से दूर जा रहा है, ऐसे ऐसे। इसने 5 यूनिट जो है डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है अवे फ्रॉम दी ओरिजिन बाई 3 यूनिट, है ना। फिर वर्टिकली जो है अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है 3 यूनिट और ये पहुंच जाता है पॉइंट Z1 पे, है ना। अच्छा, फिर ये वर्टिकली ये वाला हो गया, इससे अवे कौन सा होगा, ऊपर, मतलब ऊपर ये 3 यूनिट चला और यहाँ पे हमें पॉइंट मिला Z1, ठीक है। फिर ये बोल रहा है फ्रॉम Z1 पार्टिकल मूव्स √2 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 1 + I, सॉरी यहाँ पे आयोटा प्लस सॉरी आई कैप प्लस जे कैप है यहाँ पे, है ना। ये डायरेक्शन वेक्टर है, 1 + I नहीं है यहाँ पे, आई कैप प्लस जे कैप है। इस डायरेक्शन में इसने मूव किया तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, इससे 45 की, ना, ये वाली हो जाएगी। अच्छा, Z1 को थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ, पहले मैं ये मिटा देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ। थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं इसको। ये हमारे पास में थी 5 यूनिट और ये 3 यूनिट, और यहाँ पे इसको भी मिटा देते हैं। ये इसको तो मिटाने के लिए हमने लिया था रेजर, जिसको मिटाने के लिए लिया उसको मिटाया ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास में पॉइंट मिल जाएगा Z1। इससे जो है आई कैप प्लस जे कैप की डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि ये 45 डिग्री एंगल पे मूव किया। कितनी यूनिट, √2 यूनिट, तो ये हमारे पास में √2 मिल जाएगी, है ना। अच्छा, √2 के हम लोग अगर, हाँ ठीक है, फिर ये जाके मिलता है एंड देन मूव, सॉरी ठीक है, यहाँ पे सपोज इस पॉइंट पे ये पहुँच गया,
फिर ये बोल रहा है कि देन इट मूव्स थ्रू एन एंगल ऑफ π/2 in anti-clockwise direction on a circle with a center at origin to reach a point Z2, है ना। अच्छा, अब यहाँ तक हमने बहुत सारा काम कर लिया। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि लास्ट लाइन ये क्या बोल रही है। एक बार पेन ले लेते हैं। अच्छा, अब ये हमें पॉइंट मिल गया था, सपोज ये ए है ना, तो हमारा पार्टिकल जो था वो ए पॉइंट पे था और ये हमारा कुछ आर्गेन प्लेन जो है वो कुछ ऐसा था। फिर इसने बोला है कि ये जो है मूव करता है एट द एंगल ऑफ π/2 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये इस डायरेक्शन में ये π/2 एंगल पे मूव करता है ना, ऑन ए सर्कल, मतलब एक सर्कल पे मूव करता है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है। अच्छा, अगर मैं इसको इससे मिलवा दूं तो ये हमारे पास में ए पॉइंट है ना, इसको π/2 एंगल पे ऐसे रोटेट किया तो सारे के सारे पॉइंट ऐसे सर्कल पे मिलेंगे, यहाँ पे ये पहुँच जाता है। तो ये हमारा पॉइंट जो है ये Z2 है। तो हमें फाइंड करना है कि Z2 जो पॉइंट है उसके जो है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करते जाते हैं। अगर Z0 5 यूनिट हॉरिजॉन्टली चलेगा तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके पहुँचेगा। इस पॉइंट को हम लोग B बोल देते हैं। तो B पॉइंट के क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, x में 5 का इजाफा होगा, इसका मतलब है x में 5 ऐड होके ये बन जाएगा 1 + 5 6 और ये बन जाएगा 2, है ना, ये तो 2 ही रहेगा। तो ये 6,2 है। फिर ऊपर जाएगा तो y में इजाफा, है ना, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 6,5। अब 6,5 से ये 45 एंगल पे √2 गया है, तो इसका मतलब है कि हमें एक तो ये मिल जाए और एक ये लेंथ मिल जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे। तो √2 इंटू कोस थीटा मतलब कि 1, ये वाली 1 हो गई और ये भी 1 हो जाएगी, √2 इंटू साइन थीटा। अच्छा, फिर 6,5 से ये पहुंचा है ए पॉइंट पे जिसमें x जो है वो इंक्रीज हुआ है 1 से और y जो है वो इंक्रीज हुआ है 1 से ना, x एंड y दोनों 1 1 से इंक्रीज हुए। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास में देखने को मिल जाएगा 7,6, है ना, 1 1 इंक्रीज किए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास में 7,6। अच्छा, अब इसको रोटेट किया है π/2 पे, है ना, a को रोटेट किया है π/2 से कहाँ तक, z पे, है ना। अगर इसको सर्कल पे रोटेट करोगे तो ये लेंथ जो है ये वाली और ये वाली इक्वल होगी क्योंकि दोनों रेडियस होगी। सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन बोल रहा है ये। अच्छा, a को अगर मैं Z2 पे रोटेट करूंगा तो Z2 हमारे पास में निकल के आ जाएगा, Z2 इज इक्वल टू Z2 माइनस 0 अपॉन a, है ना, Z2 अपॉन a के जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा π/3, है ना। तो Z2 अपॉन a के जो भी है a अपना कॉम्प्लेक्स नंबर उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो रियल पार्ट इसका क्या है 7 प्लस इसका इमेजनरी पार्ट क्या है 6, तो ये 6i हो जाएगा, 7 + 6i। Z2 जो है वो हमारे पास में आ जाएगा, ये π/2 होगा नॉट π/3। e टू द पावर आयोटा π/2 होता है वो हमारा आयोटा होता है ना। तो आयोटा इंटू ए हो जाएगा ये विच इज इक्वल टू आयोटा इंटू 7 + 6i। अच्छा, 7 + 6i को आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास में Z2 आएगा विच इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 7i। ये हमारे पास में Z2 आ जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 7i। डी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। सो ये बात हो गई अबाउट दी जो भी अपना रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन एंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो रहती है उनको वेक्टर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में हमने ऑलमोस्ट 50 मिनट का या फिर आप लोग बोल सकते हो 1 घंटे का लेक्चर किया है जिसमें हम लोगों ने 4 या 5 से ज़्यादा क्वेश्चन भी किए। सो आई होप कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो भी आपके मन में डाउट हुए होंगे वो क्लियर हुए होंगे। और इसके मेनली इंपॉर्टेंट जो रहता है इम्पोर्टेंस वो जेई एडवांस के लिए रहता है और जेई मेंस के लिए भी रहता है। ऐसा नहीं है कि जेई मेंस के लिए नहीं रहता है, बट हाँ जेई एडवांस के लिए ज़्यादा रहता है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। सो थैंक यू गाइज।